राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जीत हमारी है और अब बिहार की बारी है। नरेंद्र मोदी आने के बाद जो देश में भी बदलाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे लिए चार जाति है, किसान हैं, महिला हैं, युवा हैं और गरीब हैं। वो न सिर्फ योजनाओं का निर्माण करते हैं बल्कि उसके डिलीवरी की भी समीक्षा करते हैं। क्या विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में आप नीतीश कुमार को देखते हैं? अब उस स्थिति 2024 चुनाव अब वो स्थिति में नहीं। बीजेपी में घर वापसी संभव है? ऐसा मुझको नहीं दिखाई देता। क्या वजह है? विनाशकाली विपरीत ऐसी बातें कर रहे हैं कि आज के समय में वो देश के लिए उचित नहीं। जिस नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं आज उनकी क्या हालत है मैं नहीं बताना चाहूँगा। ये हार का चौका छक्का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं श्री राधा मोहन जी। राधा मोहन जी का अगर इंट्रोडक्शन दूं तो ये पूर्व कृषि मंत्री हैं, इसके साथ साथ बीजेपी सांसद हैं पूर्वी चंपारण बिहार से, और एक और बड़ी बात कि ये अध्यक्ष भी हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज के और इंचार्ज हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव के नतीजे आए हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें चल रही थी, लेकिन रिजल्ट आते आते सब कुछ क्लियर हो चुका। 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत मिली है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं तो मैं तो इसको इस रूप में लेता हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, जिम्मेदारी चाहे जो हो लेकिन बिहार का रहने वाला हूँ और इसलिए मेरी जो प्रतिक्रिया हुई उस दिन और आज भी मैं दोहराऊंगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जीत हमारी है और अब बिहार की बारी है। लेकिन एक और इसमें विशेष बात यह है कि तेलंगाना में जिस तरह की परफॉर्मेंस बीजेपी की रही तो उसको फोकस रखते हुए साउथ में क्या कुछ ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो कैंपेन किया था राहुल गांधी ने, भारत जोड़ो अभियान, वो साउथ से शुरू किया था और साउथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस रही, जो भारत यात्रा था उसका कोई इसमें योगदान इसलिए नहीं है कि उन्होंने यात्रा शुरू किया था इंदौर से भी शुरू किया था और उधर तो 6-7 जिले ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं, तेलंगाना के नहीं हैं, वहाँ तो शून्य पर कांग्रेस है। इसलिए सवाल उनके भारत जोड़ो तोड़ो का विषय नहीं है। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हम बहुत अच्छा मानेंगे और दक्षिण के राज्य में कर्नाटक की जो घटना है वो एक एक्सीडेंट है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि कर्नाटक हमारा बहुत बड़ा आधार है और तेलंगाना में भी जो हमारा प्रदर्शन हुआ है पहले से बहुत अच्छा हुआ। जो आपका वोट परसेंटेज बढ़ी है वो बढ़त रही है। अच्छा सर, हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर के लास्ट मोमेंट तक यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स और हम लोगों को भी इतना क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल विपरीत रहा। एक अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में उनका आना एक्सीडेंट था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नेचुरल है। अटल जी के समय इन राज्यों का निर्माण हुआ और जो भी छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इन इलाकों में जो आदिवासी समाज है, हम सेवा का भी काम करते हैं। हमारा संगठन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, हमारा जो संगठन है वो संघर्ष के लिए भी और सेवा के लिए है। और मोदी जी के आने के बाद तो एक प्रकार से जो भाजपा का संगठन है तो उसमें मंत्र है कि संगठन सेवा ही संगठन है। तो हमारे जो सेवा के कार्य हैं वनवासियों के बीच और जो हमारी पहली सरकारों के काम थे, अटल जी के समय निर्माण हुआ, तो उनका आना एक्सीडेंट था, हमारा आना तो नेचुरल था। लेकिन एक जो खास एक्सपेरिमेंट किया इस बार बीजेपी ने कि अपने जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको उतारा कैंपेनिंग के लिए इन राज्य चुनावों में, तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ? इसको इस तरीके से माने? केंद्रीय मंत्री तो हर चुनाव में उतरते हैं। उम्मीदवार बनाया तो समय समय पर पहले भी उम्मीदवार बनाए गए हैं, इस बार थोड़ी संख्या ज़्यादा थी, नहीं तो चुनाव में तो हमारे जितने केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे राज्यों के भी संगठन के कार्यकर्ता हैं पूरे देश में लगते हैं।
लेकिन इस बार कहा गया कि एक एक्सपेरिमेंट था जो कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों ने किया, पार्टी ने किया, और ये आप लोगों के लिए कारगर रहा। देखिए 2024 का चुनाव या अभी भी चुनाव हुए हैं, ये सारे चुनाव के परिणाम पहले से ही उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, एक राष्ट्र पुरुष के रूप में, और गांव गरीब किसान की मजबूती के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा की मजबूती के लिए, और दुनिया के चप्पे चप्पे में हिंदुस्तान के आदर्शों को स्थापित करने में, आज़ादी के बाद ऐसा, और भी प्रधानमंत्री का मैं सम्मान करता हूँ, सबने कुछ न कुछ किया, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने किया है, निश्चित रूप से राष्ट्र पुरुष कहा जाए, महामानव कहा जाए, कुछ भी उपाधि दी जाए, वो कम होगा। आपने कहा 2024 चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये जो नतीजे हैं राज्य चुनावों के, ये इंडिकेटिव हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस उम्मीद की जा सकती है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, राजनीति में जितने भी निर्दोष समीक्षक हैं या किसी भी दल के नेता हैं, और जब भी स्वच्छ चिंतन करते हैं, स्वच्छ चिंतन करते हैं या निर्दोष चिंतन करते हैं, तो स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो आज कर रहा है इस देश के लिए, आज तक किसी ने इतना नहीं किया जितना वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, जिसका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से देश की जनता उन्हें चाहती है, और हम सारे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में जाति बिरादरी मजहब के आधार पर जो काम करते रहें या हमारे भाव ऐसे रहें, वैसे भाव को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और उन्होंने साफ कहा है कि हमारे लिए 4 जाति है, किसान हैं, महिला हैं, युवा हैं और गरीब हैं, और निश्चित रूप से पिछले 9.5 वर्षों से इन्हीं 4 जातियों के लिए वो पूरा समर्पित रहे। वो न सिर्फ योजनाओं का निर्माण करते हैं बल्कि उसके डिलीवरी की भी समीक्षा करते हैं। तो इसलिए देश के लोगों की चाह नरेंद्र मोदी स्वाभाविक है। आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं बीजेपी के। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार क्या उम्मीद है कि कितनी? इस बार तो पूरा सभी सीट जीतेंगे। आपने देखा होगा अभी आजमगढ़ के लोकसभा का चुनाव का नतीजा, रिपोलिंग हुआ था, रामपुर का देखा होगा। तो इससे अब दुर्भाग्य से कोई एक आध सीट हमारे पास न आए, नहीं तो हम मान के चलते हैं कि सभी सीट पर भाजपा विजयी होगी। मगर क्या फैक्टर काम कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का फैक्टर या योगी जी का फैक्टर? मोदी जी ने जो कुछ किया है, नहीं देखिए, योगी जी हों, चौहान जी हों, हम हो, कोई हो, ये जो मार्गदर्शन है ये मोदी का है। ये जो नीतियां हैं मोदी की नीतियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से मोदी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, कार्यकर्ताओं का संगठन है। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है। कि नरेंद्र मोदी आने के बाद जो देश में भी बदलाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ है, और मोदी के आने के बाद हमारा संगठन और सरकार जन जन की आकांक्षाओं को पूर्ति का एक बहुत बड़ा औजार बना हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सब नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, और हम लोग सब लोग औजार हैं। योगी जी औजार हैं, फिर हमारे और भी जो मुख्यमंत्री हैं सब औजार हैं, हमारे जितने सांसद हैं औजार हैं, लेकिन मोदी जी का ही कुल मार्गदर्शन, जिसके आधार पर देश भी आगे बढ़ रहा है और हम पार्टी भी आगे बढ़ रहा है। आम जनता के लिए कुछ ऐसा इंडिकेटिव है कि नीतीश कुमार की बीजेपी में घर वापसी संभव है? नहीं, ऐसा मुझको नहीं दिखाई देता, मुझको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। क्या वजह है? नीतीश कुमार जी की स्थिति अभी बिहार में ऐसी हो गई है ना कि अब वो बहुत डाइवर्ट नहीं करा सकते। फिर उम्र का भी एक लिहाज है, और मुझको लगता है कि अब वो राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका में उनकी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, या उनका प्रभाव भी बहुत दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन विपक्ष को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। नहीं, विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, जो विपक्ष है उसको महिलाओं का भी सम्मान करना है, अनुसूचित जाति का भी सम्मान करना है। विपक्ष भी तो ये चाहता है।
और शायद इस सब मामले में नीतीश जी थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक मजबूत चेहरे, विपक्ष का एक मजबूत चेहरे की बात होती है तो हमेशा यही माना जाता है कि नीतीश कुमार वर्सेस मोदी। नहीं, अब नीतीश कुमार जी की वो स्थिति नहीं। पिछले कुछ महीनों की जो गतिविधियों को आप देखेंगे तो अब नीतीश जी से ऐसी उम्मीद करने वाले लोग, लगता है कि पूरी स्थिति की जानकारी नहीं होगी, वही लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में आप नीतीश कुमार को देखते हैं? अब उस स्थिति 2024 चुनाव अब वो स्थिति में नहीं। तो ऐसा कौन सा नेता है जिसको आपको लगता है ऑपोजिशन? विपक्ष जो है न विपक्ष बड़ा होने वाला है, न कोई बड़ा नेता उसके अंदर दिखाई देता है। अब एक व्यक्ति जो आज सबसे बड़ा नेता होने की दावा करते हैं, उनको कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है, कोई ज़मीनी ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक है जिसके साथ जो रहता है उसके विषय में बड़ी बड़ी कल्पना कर सकता है। लेकिन ज़मीनी यथार्थ है कि विपक्ष में अभी कोई नेता ऐसा नहीं है जो मोदी जी के सामने मुकाबला कर सके। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अभी बोला है कि विपक्ष को सीखना चाहिए इस हार से, और क्योंकि इससे जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, जनता का पर्सपेक्टिव है उनके लिए, वो बदलेगा। उन्होंने सही कहा है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर होगा ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब विनाश होता है ना किसी का, विनाश काले विपरीत विधि, तो जितने नेताओं का भाषण सुनते हैं ना जो विपक्ष में हैं, तो उन पर ये लागू होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आज के समय में वो देश के लिए उचित नहीं है। एनडीए वर्सेस INDIA जो गठबंधन है, और बहुत सक्रिय वो गठबंधन जो शुरुआत हुई थी, वो कोई गठबंधन नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कोई गठबंधन है ही नहीं, और ना आगे रहने वाला है, न उसमें कोई मजबूती आने वाली है, न उसका कोई एक नेता है। आपको लगता है कि कुछ ऑपोजिशन एक सशक्त तरीके से अपने आप को प्रोपेल कर सकता है? ऑपोजिशन की स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि नेता नहीं होगा तो सशक्त कैसे बनेगा? अब कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। जिस नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं, आज उनकी क्या हालत है मैं नहीं बताना चाहूँगा। और फिर जो दूसरे नेता हैं उसके विषय में भी अब पूरे दुनिया को पता चल चुका है कि ये हार का चौका छक्का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिहार में ऐसे कौन से बड़े चुनावी मुद्दे हो सकते हैं? नहीं, बिहार के अंदर तो सबसे, पूरे देश के अंदर कि देखिए, गांव में जो रहने वाले गरीब हैं, आज तक गरीबों के लिए नारे लगाए गए, निष्ठा के साथ काम नहीं किया, और हर दल का नेता जाति जाति बिरादरी मजहब के नाम पर वोट का काम करते रहे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब देखेंगे तो मैं जिस लोकसभा से आता हूँ, आज 5 लाख किसानों को 6-6 हज़ार रुपया साल में जा रहा है, किसान सशक्तिकरण का काम। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में गांव में गरीब जिनके सर पर छत नहीं, इस राज्य में तेजी हुआ है। देश के अंदर करोड़ों हमारे माताओं बहनों को देश में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री महिला बनी, लेकिन इज्जत घर नहीं दे पाई। देश की करोड़ों माताएं बहनें लकड़ी पर खाना बनाती थी, आँख से आंसू बहता था, अपने आंचल से अपनी भी आंसू पोंछती थी, और अपने बेटा बेटी जो हम जैसे लोग भी माँ के पास जाते थे तो हम लोगों की भी आंसू पोंछती थी। तो महिला ताकतवर प्रधानमंत्री, लेकिन करोड़ों माताओं बहनों के आँख की आंसू नहीं पोंछ पाई थी। ये सारा काम मोदी ने किया है, गरीब का बेटा ने किया है। तो जो गरीब है उसका सशक्तिकरण इन्होंने किया है। ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो गरीब है वो आज मोदी के पीछे खड़ा है। महिलाओं का आप कितना, जो कि महिलाओं का आपने उज्ज्वला योजना की आपने बात करी, तो महिलाओं का कितना बड़ा इससे भी बड़ा गेम चेंजर आप, क्योंकि जो यूपी चुनाव की बात करूं, MP चुनाव की बात करूं, महिलाओं का जो सपोर्ट है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो महिला है उसके हाथ में ज़्यादा कर्तव्य है। इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती पैदा किया हो, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी ने, भारत माता ने ऐसी ऐसी वीरांगनाओं को पैदा किया। उन्होंने कहा कि हर घर की एक महिला को रोजगार होना चाहिए, तब सब सुखी संपन्न होंगे। तो स्वयं सहायता समूह चला, और 1,70,000 करोड़ रुपये की राशि अभी तक उसके सशक्तिकरण पर गांव में 12 महिलाओं की टीम, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष,
रिवॉल्विंग फंड 15,000, 30,000, फिर इंडिविजुअल 1.5 लाख, और महिलाएं उससे रोजगार कर रही है, कमा रही है और जमा भी कर रही है। पुरुष यदि गांव में कर्जा लेता है तो जमा नहीं करता है। ये पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, और निश्चित रूप से वो एक देश के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। राम मंदिर के जो कपाट हैं वो 22 जनवरी को खुल रहे हैं। इसके बाद चाहे मथुरा वृंदावन की बातें हो, काशी कॉरिडोर का ऑलरेडी ये बन चुका है। ऐसे में जो धर्म की राजनीति है वो बीजेपी के लिए क्या कारगर होगी? पहले तो धर्म की परिभाषा समझना पड़ेगा। धर्म का मतलब ये है जो धारण करना योग्य है। ये जो राम मंदिर है या राम है, उनके जीवन का जो चरित्र है वो हिंदुस्तान के जन जन के धारण करने का चीज़ है। और इस माने राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राष्ट्र पुरुषोत्तम, राष्ट्र पुरुष, तो निश्चित रूप से हम उसके आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे। वो उनका मार्ग, उनका जो जीवन का आदर्श रहा है उस पर देश चले, इसका एक प्रतीक स्तंभ वहाँ बन रहा है। और जिसके लिए पूरे देशवासियों को गौरव है कि हमारे पुरखे ने जो आदर्श स्थापित किए थे, हम देशवासियों को उसी आदर्श के रास्ते आगे बढ़ना है। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, पूर्वी चंपारण के बारे में बताया। 30 साल से आप लगभग 6 टेन्योर आपके सांसद आप रहे हैं पूर्वी चंपारण में। देखिए, हमारे 30 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है सर। आपने अपने क्षेत्र को डेवलप होते हुए किस तरह से देखा, और आज आप ऐसे कौन से बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में? आज हमारा शहर जो मोतिहारी है, हमारे विरोधी भी जाते हैं या किसी चाय की दुकान पर बैठते हैं तो कहते हैं कि हाँ, मोतिहारी काफ़ी बदला हुआ है अन्य शहर की तुलना में। हमारे सड़कों में, हमारे शहर में आप जाएंगे तो चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको मिलेगी। आप इस देश के अंदर इस 9 साल के अंदर, हमारी सरकार अटल जी थे तो उस समय थी, और अभी 9 साल था, तो अटल जी के समय 4 लेन का निर्माण हुआ था। फिर और कई योजनाएं चली थी, मातृत्व लाभ की योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, जिससे गरीबों को लाभ हुआ था। लेकिन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था। फिर मोदी सरकार जब आई है तो हमारे यहाँ रेलवे लाइन जो था वो डीजल पर था, ट्रेनें डीजल पर चलती थी, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। दोहरीकरण नहीं था, उसका काम तेज़ी से हो रहा है। 2 4 लाइन का निर्माण हो रहा है। और अंग्रेज के ज़माने में हमारे सपना देखते थे हाजीपुर सुगौली रेल लाइन, उसका भी निर्माण तेज़ी से हो रहा है। अभी हम इसी जनवरी में केसरिया स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो इस प्रकार से अब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस 9 साल में यदि ये कोई स्थापित हुआ है तो मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। मोतिहारी बापू की कर्मभूमि है। वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है बापू धाम मोतिहारी। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा नहीं, बन रहा है। इसी तरह से मदर डेयरी दिल्ली के बाद मोतिहारी में है, जहाँ हमारे क्षेत्र के 60,000 किसान दूध देते हैं। हर 3, 13, 23 तारीख को 15 करोड़ रुपया यहाँ से जाता है। अभी तक 4.5 अरब रुपया जा चुका है। ये जो कोरोना का असर हमारे यहाँ जो पशुपालक थे 60,000, उनके ऊपर नहीं था। उनके पॉकेट में हर 3, 13, 23 तारीख को पैसा जाता था। इसी प्रकार से पिपरा कोठी है, जहाँ पर अंग्रेज किसानों पर जुल्म करते थे जा रहा कि वो आज कृषि धाम बना हुआ है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज है। हमारे यहाँ नेशनल सरदार वल्लभ भाई पटेल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ब्राज़ील के सहयोग से ये जो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है। तो कई प्रकार की संस्थाएं और किसान ओरिएंटेड जो कृषि धाम बना हुआ है। तो हमारे के यहाँ जो किसान हैं, हमारे जो पशुपालक हैं और मछली पालकों की संख्या, एक देश के अंदर सबसे बड़ी संस्था है वहाँ महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे किसान मछली पालन की ट्रेनिंग लेते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। तो एक प्रकार से मोतिहारी एकदम बदला हुआ शहर दिखाई देता है। और हमारे लोकसभा के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को तो रोज़गार मिलता है। यूनिवर्सिटी से लेके एग्रीकल्चर का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने बनाया बिहार में, देश में अभी 3 ही हैं, एक मणिपुर में, एक झांसी में, एक समस्तीपुर में जो बना पूसा में, उसका दूसरा कैंपस हमारे मोतिहारी के अंदर है।
दो कृषि विज्ञान केंद्र है और फिर मदर डेयरी। तो इस प्रकार से लाखों किसानों को हमने रोजगार से जोड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस 9 साल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। और स्टेशन के विषय में भी मैंने बताया, ये मोदी शासन राज आने के बाद और फिर मैं 5 साल कृषि मंत्री भी रहा, तो मोतिहारी के अंदर वास्तव में महात्मा गांधी के जो सपने थे वो साकार हुआ है। किसानों पर जो जुल्म होता जहाँ से था वहाँ अब कृषि धाम है। अब किसानों को उन्नत, प्रगतिशील और रोजगार परक शिक्षाएं मिल रही हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है। देश के कृषि मंत्री के रूप में भी आपने सर्व किया अपना टेन्योर, तो सर ऐसे कौन कौन से अहम फैसले आपको लगता है कि आपके टेन्योर में रहे जिनको लेकर के देश ने कृषि क्षेत्र में प्रगति की? देखिए, गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और मेरे जैसे किसान परिवार का, सामान्य किसान परिवार का लड़का कृषि मंत्री बना। आप को आश्चर्य होगा कि हम गांव के अंदर जो छोटे छोटे किसान, 3 प्रकार के सीजन आते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो छोटे छोटे किसान को एक बोरा यूरिया खरीदना, एक बोरा बीज खरीदना बहुत कठिन काम। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले इनकी चिंता करो, और आज 11 करोड़ ऐसे किसान को साल में 6,000 रुपये जा रहे हैं, हर सीजन में 2-2 हज़ार रुपया। तो किसानों के सशक्तिकरण के लिए ये पहला काम प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब ये बात अलग है, इसमें कई ऐसे लोग थे जो इनकम टैक्स देते थे या MLA MP बन गए, अफसर बन गए, वो भी देते थे। प्रधानमंत्री जी ने एक जो पूरे देश में सफाई अभियान होता है ना, इस प्रकार से लोगों को खोज कर उनके बंद किए जा रहे हैं और जो किसान का छूटा हुआ है उसको जोड़ा जा रहा है। तो 11 करोड़ किसानों को ये सम्मान निधि मिल रहा है। दूसरा, दुनिया के अंदर अन्य देश के लोग ये जो धरती है इसको मिट्टी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में पैदा लेता है, इस धरती को सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते, इसे अपनी माता मानते। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक माँ बीमार है उसका बेटा किसान संपन्न नहीं हो सकता। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बड़े पैमाने पर देश के अंदर, इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती थी, फसल नष्ट हो जाते थे, उनको पैसा नहीं मिलता था, उनको बड़ा प्रीमियम देना पड़ता था और पैसा भी नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने प्रीमियम एकदम कम किया, मामूली किया, और अब जब आपदाओं में ये उनका फसल बर्बाद होता है तो बहुत अच्छी राशि उनको मिलती है। फिर शिक्षा में नई टेक्नोलॉजी, और ये काम किया उन्होंने। कृषि विज्ञान केंद्र देश भर के अंदर बिल्कुल श्मशान घाट जैसे दिखाई देते थे, आज 740 के लगभग कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। नई टेक्नोलॉजी, ज्ञान देना, फील्ड एक्सटेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो सही माने में 9 वर्षों के अंदर किसान के लिए जो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है, यदि पहले हुआ होता तो आज किसान कहाँ से कहाँ रहते। आप अध्यक्ष भी हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज़ में, तो सर अभी हाल फिलहाल ये जो 1 साल है इसमें ट्रेन डिरेलमेंट के बहुत सारे ऐसे जो केसेस आए हैं सामने, जिनमें बहुत लोगों का जान और माल का नुकसान भी हुआ है। ऐसे कौन सी, क्योंकि जिस तरह से हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आने वाले 25 सालों में जिस तरह से देश का जो रंग रूप बदलने की बात कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में प्रयास भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन रेलवेज़ को इस तरीके के डिरेलमेंट के केसेस ना हो, उसके लिए क्या कुछ करने की, क्या कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है? इस 9 वर्ष के अंदर जो रेलवे है, जहाँ हम सबको स्मरण होगा कि रेलवे प्लेटफार्म पर हम जाते थे तो बैठने का जगह नहीं होता, गंदगी होती थी। ट्रेन में बैठते थे तो वहाँ गंदगी होती थी। ट्रेन के बोगी सब 50-50 साल पुराने। मेरे मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज तक 50 रेलवे के पुल 100 साल पुराने थे। तो सबसे अधिक भारी बदलाव हुआ है, प्रगति हुई है तो रेलवे के अंदर हुआ है। यहाँ अभी 500 स्टेशन का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, सैकड़ों स्टेशन वर्ल्ड क्लास के बनाए जा रहे हैं। तो यात्री सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है इस मोदी राज में, ये एक उदाहरण है। और बाहर के भी लोग देख के आज मान रहे हैं कि मोदी के आने के बाद यात्री सुविधाओं में
और सुरक्षा में भी जो जनरल सुरक्षा है, बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन जो भी सरकार आई है वो एक्सीडेंट बड़े बड़े हुए हैं, इसमें कहीं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब रेलवे ने कवच करके एक योजना शुरू हुई है ताकि दुर्घटनाएं न हो, लेकिन यात्री सुविधाओं का विस्तार और जितने पुरानी बोगियां थी, पुल थे, सबका पुनर्निर्माण, और निश्चित रूप से यदि बदलाव कहीं हिंदुस्तान में दिखाई देता है तो रेलवे के अंदर बदलाव दिखाई देता है। सर, आपसे आज कई विषयों पे बात हुई, चाहे वो ये जो राज्य चुनाव हुए उनके नतीजों पे बात हुई, 2024 के लोकसभा चुनाव पे, बिहार पे, यूपी पे, कृषि मंत्रालय पे, तमाम मुद्दों पे बात हुई और विस्तार से आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।